अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मिशन एमबीबीएस फॉर एंट्री टेस्ट लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट एमडीकेट ईटा 2K23 जो अभी रिकंडक्ट हो रहा है। और इसका रीज़न क्या है वो ऑलरेडी आपको पता है, ब्लूटूथ की वजह से। और इनमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या होंगे, खुश होंगे, क्योंकि उनके जो मार्क्स या तो 160 थे या 165 के करीब थे। और इसके चांसेस मिनिमाइज थे टू गेट एडमिशन एंड मेडिकल कॉलेज। लेकिन वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे जिसके मार्क्स 185 या 190 के करीब थे या 190 प्लस थे, वो डेफिनेटली सैड फील करेगा। लेकिन डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों ने नेवर गिव अप कर लेना है। अगर आप लोगों ने गिव अप कर लिया तो इट्स मीन्स कि आप लोगों के जो 190 या 190 प्लस मार्क्स है वो रिवर्स हो जाएगा 160 तक। और 160 वाला ने अगर नेवर गिव अप किया, उसने मेहनत की, तो वो 190 तक पहुंचा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये वो टाइम है जहाँ पे आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेना है। ऐसा ना करें कि आप लोग न्यू चीज़ों में लगे जाए। आप लोगों ने वही चीज़ रिवाइज कर लेना है जो आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हो, ठीक हो। और वो आप लोगों ने एकेडमी में पढ़े हैं या कॉलेज के लेवल पे। इस टाइम आप लोगों ने एक एक्स्ट्रा चीज़ कर लेना है, और वो है रिवीजन। और रिवीजन के साथ जो पास्ट पेपर है उस पर प्रैक्टिस कर लेना है। और प्रैक्टिस इस तरह कर ले कि हर एमसीक्यूज का आप लोगों को कंसेप्ट भी समझ आ जाए, और इसके साथ साथ जो शॉर्ट ट्रैक या शॉर्टकट बनता है वो आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना है, और इस पे बार बार प्रैक्टिस कर लेना है। इसका फ़ायदा क्या होगा, एक तो आप लोगों को आइडिया होगा कि आने वाला जो टेस्ट है इसमें किस तरह एमसीक्यूज पॉसिबल है। और जिस तरह मैंने स्टार्ट में लेक्चर में भी एक बात कहते हैं कि एंट्री टेस्ट वाले क्या कर लेते हैं, सिर्फ रीशफलिंग कर लेता है, वही कंसेप्ट देता है, सिर्फ या तो स्टेटमेंट चेंज कर लेता है या ऑप्शन में कुछ रीशफलिंग कर लेता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने सबसे पहले क्या कर लेना है, एमसीक्यूज को अंडरस्टैंड कर लेना है कि इसमें गिवन क्या है, मांगता क्या है। इसके बाद आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं केमिस्ट्री के पोर्शन में। और इस लेक्चर में हम पार्ट 1 में 24 तक एमसीक्यूज करेंगे, और इस तरह पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर हम सारा केमिस्ट्री सोल्व कर लेंगे। मैं आप लोगों के साथ ट्रिक भी शेयर करूंगा, और जो रिलेटेड कंसेप्ट बनता है वो भी आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 से। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों ने एमसीक्यूज को अंडरस्टैंड कर लेना है। और मैं आप लोगों के साथ एक एक्स्ट्रा बात शेयर करूं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 टाइप ऑफ एमसीक्यूज पॉसिबल है, एक कंसेप्ट से रिलेटेड, दूसरा न्यूमेरिकल टाइप, और तीसरा रट्टा टाइप। अब किस तरह वो हम टेस्ट के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट वन, एमसीक्यूज में क्या गिवन है। सबसे पहले आप लोगों ने एमसीक्यूज को अंडरस्टैंड कर लेना है, उसकी स्टेटमेंट को। कंसीडर द रिएक्शन बिलो a 5 mole each of hydrogen and oxygen are reacted to form water. The reaction reveals as dash. अब हमारे पास ये एक रिएक्शन है, और इसमें हमारे पास गिवन क्या है, 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने पेपर के अंदर किस तरह कर लेना है, इस तरह मार्क कर लेना है ताकि आप लोगों से कोई गलती ना हो जाए, ठीक है। 5 मोल ईच ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसमें हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। तो इस ऑलरेडी मैं एक ट्रिक्स अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में मौजूद है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने क्या कर लेना है, शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ कर लेना। और ट्रिक्स क्या है कि आप लोगों ने ये वाला ट्रिक्स याद कर लेना है। ट्रिक्स क्या है, गिवन मोल या आर वॉल्यूम from given data divided by coefficient from balance equation, ठीक है। given mole or volume from given data divided by coefficient from and the given equation। अब किस तरह आप लोगों ने कर लेना है। अब हमारे पास गिवन क्या है, 5 मोल, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे हमारे पास चूंकि मोल गिवन है, और अगर आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो देख ले तो 3 टाइप ऑफ एमसीक्यूज पॉसिबल है लिमिटिंग रीजन के बारे में, या तो मोल के बारे में। अगर मोल के बजाय आप लोगों को ग्राम में दी जाए तो फिर आप लोगों ने किस तरह सोल्व कर लेना है। तो वो ट्रिक्स देख ले, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा किस तरह आप लोगों ने सोल्व कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मोल गिवन है, तो 5 मोल डिवाइडेड बाय, अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन पहले से गिवन है पेपर के अंदर, तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि हमारे पास इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। चूंकि फिर आप लोगों ने इसके लिए ज़रूरी है कि इक्वेशन को बैलेंस कर ले, और पेपर में ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के लिए जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 2 है।
तो सबसे पहले हमने हाइड्रोजन के लिए फाइंड आउट कर लेना है, और ऑक्सीजन का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1। अब इसका कैलकुलेशन कर ले तो ये आ जाएगा 2.5 और इस तरह ये आ जाएगा 5। तो इसमें जो लोवेस्ट वैल्यू होगा वो क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो किसका लोवेस्ट वैल्यू आ गया हाइड्रोजन का। तो इसमें कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर मोल के बजाय ग्राम में पूछा जाए तो आप लोगों ने किस तरह कर लेना है, तो इसके लिए वीडियो देख लेना। और इस वीडियो के अंदर मैंने 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन हमारे पास जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 2, oxygen can be prepared by the decomposition of potassium chlorate. How many mole of oxygen can be found by taking 12 mole of potassium chlorate according to the following equation? चूंकि ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन गिवन है। अब इसके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए 12 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी 15 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी 18 मोल और इस तरह ऑप्शन नंबर डी 21 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो डियर स्टूडेंट ज़्यादा स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, अगर इस तरह स्टेटमेंट को देखते हैं तो वो डरते हैं, क्योंकि इसका जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा लंबा है एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन, और इस चीज़ को क्या कर लेते हैं बाय चॉइस वो छोड़ते हैं और बाद में कर लेते हैं। आप लोगों ने इस तरह नहीं कर लेना है, क्योंकि ये तकरीबन 20 to 25 सेकंड का एमसीक्यूज है। रिएक्शन के अंदर आप लोगों ने सोल्व कर लेना है। किस तरह सोल्व कर लेना है, यहाँ पे सबसे पहले मैं इक्वेशन को लिख लेता हूँ। इक्वेशन क्या है हमारे पास 2 पोटाशियम क्लोरेट, पहले से हमारे पास क्या है बैलेंस है, और यहाँ पे 2KCl + 3O2। अब 2 पोटाशियम क्लोरेट के लिए हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो कितना है, वो है 3। अब स्टेटमेंट में क्या गया है 12 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोरेट के लिए कितना होगा 12 मोल, तो यहाँ पे हम x लिख देंगे। अब सिंपल आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, तो 2x 12 × 36, अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लेना और इस तरह यहाँ पे, तो x = 18। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। तो डियर स्टूडेंट अगर इस तरह एमसीक्यूज आ गया तो आप लोगों ने इसको स्किप नहीं कर लेना, क्योंकि इस पर राउंड अबाउट 20 या 20 से भी कम सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह एमसीक्यूज को आप लोगों ने फर्स्ट व्यू में कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट वन एमसीक्यूज में क्या गिवन है, एमसीक्यूज नंबर 3, MCQs number 3, 117.0 gram of NaCl have dash. Option number A 1204 multiplied 10⁻²⁴ formula unit of NaCl, इस तरह 1022 formula unit of NaCl। थर्ड ऑप्शन में क्या है मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl, और इस तरह फोर्थ ऑप्शन में क्या है मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। सिर्फ इस रेशियो का डिफरेंस है, लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों ने एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेना है। NaCl ये हमारे पास क्या है आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। और डियर स्टूडेंट आयोनिक कंपाउंड आप लोगों ने किस तरह फाइंड आउट कर लेना है, कोवेलेंट कंपाउंड को, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड को। तो इसका ट्रिक्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। यहाँ पे हमारे पास जो NaCl वो क्या है आयोनिक कंपाउंड, और आयोनिक कंपाउंड चूंकि हम रिप्रेजेंट कर लेता है फार्मूला यूनिट में, किस चीज में फार्मूला यूनिट में। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों ने सी और डी ऑप्शन को क्या कर लेना है स्किप कर लेना है, यानी डिलीट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ NaCl लिखा हुआ है। अब कंपटीशन है ऑप्शन ए और बी में, तो आप लोगों ने इसके लिए क्या कर लेना है फार्मूला लिखना है। और फार्मूला हमारे पास क्या, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे एक शीट शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि इसमें हमारे पास जितनी भी फार्मूले हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आप लोगों ने इसको क्या कर लेना है बार बार प्रैक्टिस कर लेना है या हिफ्ज़ कर लेना है। ओके, फार्मूला यूनिट के लिए मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट लिखता हूँ, फार्मूला यूनिट डिवाइड बाय गिवन मास, ठीक है, डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये शॉर्टकट आप लोगों ने याद कर लेना है, अगर नेक्स्ट टाइम इस तरह कोई एमसीक्यूज पूछा जाए तो इस शॉर्टकट्स के थ्रू आप लोगों ने सोल्व कर लेना है। किस तरह, फार्मूला यूनिट हमारे पास NaCl के लिए जो मोलर मास गिवन है वो कितना है 117, ठीक है 0.0। मोलर मास कितना है NaCl का, Na यानी सोडियम का 23 एटॉमिक मास है, और इस तरह क्लोरीन का क्या है 35.5, तो राउंड अबाउट कितना बनता है 85.5। तो यहाँ पे आप लोगों ने डिवाइड करना है 85
58.5 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, तो 6.02 ज़ेरेबेटन रेज़्ड टू पावर 23। अब इसका सिंपल आप लोगों ने कैलकुलेशन कर लेना है। कैलकुलेशन किस तरह कर लेंगे, 117 और इस तरह 58, अगर राउंड अबाउट इसको देख ले, अगर 60 ये कर ले और ये 20 कर ले तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 20। लेकिन आप इससे 2 माइनस कर ले, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 118 और इस तरह 58, तो इससे हमारे पास जो करेक्ट वैल्यू आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। और 2 को आप लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है 6.02 ज़ेरेबेटन रेज़्ड टू पावर 23, तो इससे 2 6 आर 12.04 ज़ेरेबेटन रेज़्ड टू पावर 23। अब चूंकि ऑप्शन में आप लोग देख, अगर ये ऑप्शन मौजूद है तो फिर ये ऑप्शन करेक्ट होगा। चूंकि ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, इस इशारे को इस साइड पे लेके आना है, तो 1.2004 ज़ेरेबेटन रेज़्ड टू पावर 24, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा 117.0 ग्राम ऑफ NaCl हैव डैश। तो 112 यहाँ पे आप लोगों ने पॉइंट लिखना है, 1.204 ज़ेरेबेटन रेज़्ड टू पावर 24 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। Number 4, the number of orientation of a subshell for which n is equal to 4 and l is equal to 3 will be dash. Option number A 5, option number B 7, option number C 3 and option number D 1। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों ने MCQs को अंडरस्टैंड कर लेना है कि MCQs में क्या गिवन है। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे ओरिएंटेशन की बात हो रही है। ओरिएंटेशन, अब ओरिएंटेशन का क्या मतलब, ओरिएंटेशन का मतलब है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज आल्सो कॉल्ड ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। अब इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेना है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस चीज से है, m से है, ठीक है। अब m के लिए आप लोगों ने वैल्यू याद कर लेना है l के लिए। l अगर हमारे पास 0 हो तो m क्या होगा, l अगर हमारे पास 1 हो, इस तरह l अगर हमारे पास 2 हो और इस तरह l अगर 3 हो तो क्या वैल्यू होगा m का। तो डियर स्टूडेंट, m का वैल्यू हमारे पास जब l इज इक्वल टू 0 तो l का वैल्यू 0 होगा। अगर l 1 होगा तो l का वैल्यू हमारे पास 0 प्लस 1 और इस तरह माइनस 1। इस तरह अगर l 2 हो तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास यानी राइट साइड पे प्लस 1 और इस तरह प्लस 2 और लेफ्ट साइड पे माइनस 1 एंड माइनस 2। लेकिन अगर l हमारे पास 3 हो तो फिर हमारे पास वैल्यू क्या होगा, वैल्यू होगा 0 से स्टार्ट प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 और इस तरह इस साइड पे हमारे पास माइनस 1 माइनस 2 एंड माइनस 3। अब देख लो स्टेटमेंट में क्या गिवन है, n इज इक्वल टू 4। n हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l हमारे पास क्या है, इज़ामुतल क्वांटम नंबर विल बी डैश। चूंकि l हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अब l का वैल्यू क्या है 3, तो 3 को कैलकुलेट कर ले, आप लोगों ने इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर कितना होगा 7। अब इसके अलावा आप लोग शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट में क्या गिवन हो सब शेल, अब सब शेल के आप लोगों ने शॉर्ट ट्रिक यूज कर लेना है। और ट्रिक्स क्या है या शॉर्टकट 2l प्लस 1। अब 2l प्लस 1, 2l हमारे पास क्या है, इज़ामुतल क्वांटम नंबर और इसका वैल्यू क्या है 3 प्लस 1। अब इसका कैलकुलेशन कर ले तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 7। तो इसमें कि हमारे पास ओरिएंटेशन कितने हैं, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन 7। तो आप लोगों ने ये कंसेप्ट क्या कर लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है, अगर नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह एमसीक्यूज आ जाए। ओके, नेक्स्ट वन एमसीक्यूज में क्या गिवन है, नंबर 5, photon of the lowest wavelength is related is dash। ऑप्शन नंबर ए बाल्मर सीरीज, ऑप्शन नंबर बी पी फंड सीरीज, या इसको हम फंड सीरीज भी कहते हैं क्योंकि अगर इंग्लिश लूर के मुताबिक इसकी प्रोनाउंसिएशन कर ले तो फिर फंड सीरीज। पी हमारे पास क्या होता है साइलेंट। ऑप्शन नंबर सी ब्रैकेट एंड ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी 5 चरण। तो डियर स्टूडेंट, अगर इस तरह एमसीक्यूज आ जाए तो आप लोगों के जहन में सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। और सीक्वेंस के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को या तो ट्रिक्स आता हो या इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो किस तरह आप लोगों ने ये एमसीक्यूज याद कर लेना है अगर नेक्स्ट टाइम आ जाए, इसके लिए आप लोगों ने एक शॉर्टकट याद कर लेना है। और शॉर्टकट क्या है,
उर्दू में मैं लिखता हूँ लैला बी पहुंची बस पर। ठीक है, ये सेंटेंस आप लोगों ने याद कर लेना है इस सीरीज को याद करने के लिए। अब लेला से क्या मतलब, लेला से हमारे पास है लेमन। ठीक है, फिर इस तरह बी से बालमर, फिर पी से पास्चरन, और इस तरह बस यानी बी से ब्रेकट, और लास्ट में पी फंड। ठीक है, पी के साथ में छोटा एफ लिखेगा, पी फंड। तो आप लोग याद कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं मेडिकल केमिस्ट्री की टर्म से आप लोगों को समझाऊं तो आप लोगों ने ये ग्राफ अंडरस्टैंड कर लेना है। ग्राफ किस तरह, ये हमारे पास लेट्स सपोज एक एसीजी का ग्राफ है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये ग्राफ अंडरस्टैंड कर लेना है। अब स्टार्ट में हमारे पास क्या होगा, एल। ठीक है, यानी लाइमन। अब इस तरह फिर बी बाल्मर। और इस अलावा स्टूडेंट आप लोगों ने एक और ट्रिक्स भी याद कर लेना है मेडिकल केमिस्ट्री के टर्म में। वो किस तरह आप लोग याद कर सकते हो, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ एक एसीजी का ग्राफ शो कर रहा हूँ, इस तरीके से भी आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, एज अ मेडिकल स्टूडेंट आप लोगों ने क्या है किस तरह याद कर लेना है। अब देखो स्टार्ट में हमारे पास क्या है, लेमन, फिर हमारे पास क्या है, बाल्मर, फिर हमारे पास क्या है, पास्चर, फोर्थ वन ब्रेकट, और लास्ट पे पी फंड यानी फंड सीरीज। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट इससे क्या मतलब, इस जी ग्राफ से एल बी पी बी पी, यानी ये वर्ड आप लोगों ने याद कर लेना है। एल लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, लास्ट में हमारे पास पी फंड या फंड सीरीज। अच्छा, वो स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेना है। फोटॉन ऑफ द लोवेस्ट वेवलेंथ इज रिलेटेड इज डैश। ऑप्शन नंबर ए बाल्मर सीरीज, ब्रैकेट, पी फंड या फंड सीरीज या पास्चर सीरीज। जो सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ है वो किस चीज का है, लेमन का। ठीक है, फिर इसके बाद पाल्मर, फिर पास्चर, फिर ब्रैकेट एंड लास्ट में हमारे पास फंड सीरीज की। तो चूंकि हमारे पास ऑप्शन में लेमन गिवन नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी बाल्मर सीरीज। और डेढ़ सौ यहाँ पे आप लोगों ने याद कर लेना है। कभी कभार इस तरह भी पूछ सकता है कि लेमन सीरीज हमारे पास कौन से में होता है, ये होता है अल्ट्रा वोयलेट। ठीक है, यानी LUV लव। ठीक है, लव ये ट्रैक भी आप लोगों ने साथ में याद कर लेना है, लव बी बी वी लव बी वी। ठीक है, बी से हमारे पास क्या बाल्मर, और वी से वेजेबल रीजन में, और बाकी जो तीन है आप लोग ये हमारे पास कौन सी रीजन में होगा, IR, ये नियर होगा, ये मेड में होगा, और ये फार यानी सबसे दूर हमारे पास पी फंड होगा। तो ये था MCQs नंबर 5 से रिलेटेड कंसेप्ट। आप लोगों ने इस तरीके से क्या कर लेना है, हैंडल कर लेना है। ये ट्रिक्स भी आप लोग याद कर सकते हो, लेला बी पहुंची बस पर। ठीक है, लेमन बाल्मर पास्चन ब्रेकर एंड पी फंड या फंड सीरीज, या इस ट्रिक्स की भी थ्रू याद सकते हो। यानी हमारे पास जो सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ होगा वो किस चीज़ का, इसका, फिर इसका, फिर इस तरह लो लो हो रहा है, फिर हमारे पास लास्ट पी फंड का यानी ये इंक्रीज हो रहा है सूर्य साइड पे। तो ये आप लोगों ने याद कर लेना है। अच्छा, MCQs नंबर 6, the maximum charge to mass ratio for the positive ray is obtained when the discharge tube contains dash. Option number A helium, option number B nitrogen, option number C neon and option number D हाइड्रोजन। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने एक शॉर्टकट याद कर लेना, और शॉर्टकट क्या है हमारे पास, आप लोगों ने चार्ज टू मास रेशियो यानी पॉजिटिव रे के लिए आप लोगों ने ये शॉर्टकट याद कर लेना है, आंसर चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू आंसर। अब इससे क्या मतलब, चार्ज टू मास रेशियो मतलब डियर स्टूडेंट आप लोगों ने यहाँ पे दो वर्ड्स अंडरस्टैंड करने हैं। ठीक है, जब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशियो की बात हो रही है, किस चीज की मैक्सिमम, तो हमारे पास जो आंसर होगा, आंसर वो मैक्सिमम, जब आंसर मैक्सिमम होगा तो हमारे पास जो मास होगा वो मिनिमम होगा, मिनिमम। ठीक है, अब देख ले ऑप्शन में हमारे पास जो सबसे लोवेस्ट मास है वो किस चीज का है, हीलियम का है, नाइट्रोजन का है, न्यूयॉन का है या हाइड्रोजन का। अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल के अंदर देख ले तो सबसे लोवेस्ट मास किसका है,
हाइड्रोजन का। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर मिनिमम के बारे में पूछा जाए तो आप लोगों ने फिर न्यूयान पे जाना है, ठीक है, क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस से देखे तो न्यूयान के सबसे ज़्यादा है, फिर इस तरह नाइट्रोजन, फिर हीलियम और फिर हाइड्रोजन। तो डियर स्टूडेंट, अगर इस तरह एमसीक्यू आ गए तो आप लोगों ने ये शॉर्टकट यूज़ कर लेना है, चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू आंसर। आंसर मीन जब हमारे पास मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशियो होगा तो हमारे पास लोवेस्ट मास होगा, वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर 7। नंबर 7, 1 atm प्रेशर इज इक्वल टू ऑल एक्सेप्ट डैश। डियर स्टूडेंट, अगर इस तरह एमसीक्यूज आ जाए और इसमें एक्सेप्ट का वर्ड हो तो आप लोगों ने वो ऑप्शन चूज करना है जो रॉन्ग हो। तो यहाँ पे आप लोगों ने एटीएम के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन याद करना है, मे बी नेक्स्ट टाइम वो पूछा जाए। 1 एटीएम किस चीज़ का बराबर है? 76 सेंटीमीटर एच जी, या 760 एच जी, या 760 टॉर। ये सारे किस चीज़ की यूनिट है? एटीएम के। या इसके अलावा 14.7 psi, या 10-13-25 पास्कल, या इसके अलावा 10-13-25, यहाँ पे पॉइंट लिखना है। तो ये किस चीज़ के बराबर है? बार। या इस तरह 101.325 किलो पास्कल या मिली बार। तो ये यूनिट आप लोगों ने याद कर लेना है 1 एटीएम के लिए। 76 सेंटीमीटर एच जी, 760 एच जी, 760 टार, या 14.7 psi, या 10-13-25 पास्कल, या 1.01325 बार, या 101.325 किलो पास्कल। मे बी नेक्स्ट टाइम ये पूछा जाए। अब देख ले ऑप्शन में हमारे पास कौन सा रॉन्ग है? 760 CMG, चूंकि हमारे पास 760 नहीं, वो क्या है? 76 है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसमीन के हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए गलत है। ओके, लास्ट वन एमसीक्यूज में क्या गिवन है? लास्ट वन एमसीक्यूज में सबसे पहले आप लोगों ने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेना है। स्टेटमेंट में क्या है? द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस एट सर्टेन प्रेशर इज एक्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, व्हाट विल बी वॉल्यूम व्हेन P इज रिड्यूस्ड टू हाफ। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 1/2, या 2x, या सी हमारे पास 4x, ये ऑप्शन नंबर डी 1/4। तो डियर स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज चूंकि हमारे पास केस चैप्टर से है और फिर यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो रही है, इसके साथ साथ प्रेशर, चूंकि ये लॉ से रिलेटेड है। और लॉ में हमारे पास कौन सा लॉ होगा? डियर स्टूडेंट, हमारे पास होगा बॉयल लॉ। अब बॉयल लॉ का इक्वेशन क्या है? P1V1 P2V2। अब देख ले हमारे पास जो P1 है वो किस चीज के बराबर है? xt के। और हमने फाइंड आउट क्या कर लेना है? वॉल्यूम व्हेन P इज रिड्यूस्ड टू हाफ, हमने फाइंड आउट कर लेना है V2 को। तो हमारे पास V1 क्या होगा? डायरेक्टली हमारे पास x, और P2 हमारे पास क्या है? जब P2 को हम हाफ कर दे, यानी रिड्यूस टू हाफ, रिड्यूस हाफ मतलब x डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास P2 क्या हो गया? हाफ हो गया। अब आप लोगों ने सिंपल कैलकुलेशन कर लेना है, x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x डिवाइड बाय 2V2। हमने V2 को फाइंड आउट कर लेना है। अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है? रीशफलिंग कर लेना है। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय x2 इज इक्वल टू V2। आप लोगों ने 2 को ऊपर लेके जाना है, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू x बराबर है V2। तो x को क्रॉस कर दे तो 2x इज इक्वल टू V2। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 10, ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम हैव बीटा इज इक्वल टू गामा, गामा इज इक्वल टू 90 एक्सेप्ट डैश। अब डैश यहाँ एक्सेप्ट की बात हो रही है, तो आप लोगों ने सबसे पहले एमसीक्यूज को अंडरस्टैंड कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए में क्या गिवन है? क्यूबिक, ऑप्शन नंबर बी ऑर्थोरोम्बिक, ऑप्शन नंबर सी रोम्बोहेड्रल, एंड ऑप्शन नंबर डी टेट्राहेड्रल। तो डियर स्टूडेंट, इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए सबसे इजीएस्ट तरीका तो ये है कि आप लोग इतना प्रैक्टिस कर ले इस एमसीक्यूज पे कि ऑप्शन को देखकर आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका भी है, वो है ट्रिक्स। ट्रिक्स के थ्रू आप लोग इस तरह एमसीक्यूज को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। किस तरह करेंगे? सबसे पहले हम ट्रिक्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर आप लोगों ने ये ट्रिक्स अप्लाई कर लेना है इस एमसीक्यूज पे कि हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले ट्रिक्स की तरफ। अच्छा, यहाँ पे देख ले स्टेटमेंट में क्या गिवन है? क्रिस्टल सिस्टम। अब क्रिस्टल सिस्टम से क्या मतलब? टोटल हमारे पास जो क्रिस्टल सिस्टम है वो कितने हैं? 7, यानी ज्योमेट्रिकल शेप वो कितने हैं? 7।
क्रिस्टल सिस्टम से रिलेटेड यानी ट्रिक्स के लिए आप लोगों ने 3 पॉइंट्स याद कर लेने हैं। फर्स्ट वन पॉइंट क्या है हमारे पास, क्रेम टूथ, CRMTOTH, आप लोगों ने ये वर्ड याद कर लेना है। दूसरा इसकी एज लेन, ये याद रख लेना है। और तीसरा हमारे पास क्या है, इंटरफिशियल एंगल। ये किस तरह, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एज लेंथ, ये जो कॉर्नर पे है, ठीक है, एज लेंथ। और ये वाला एरिया, इसमें लेट सपोज ये अल्फा बीटा एंड गामा, ये क्या शो कर लेता है, एंगल, यानी इंटरफिशियल एंगल, ठीक है। अब क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास टोटल कितने हैं, 7, CRMTOTH। अब सबसे पहले इस वर्ड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। सी से आता है क्यूबिक, ठीक है, आप लोगों ने याद कर लेना है। आर से हमारे पास क्या आता है, रोम्बोहेड्रल। इस तरह एम से आता है मोनोक्लोनिक। टी से आता है ट्राइक्लेनिक। ओ से आता है ऑर्थोरोम्बिक। फिर टी से आता है टेट्रागोनल। और लास्ट पे हमारे पास क्या है, हेक्सागोनल। तो क्रोम टूथ से क्या मतलब, क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लोनिक, ट्राइक्लेनिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्राहेड्रल एंड लास्ट में हमारे पास क्या है, हेक्सागोनल। तो आप लोगों ने इस तरीके से याद कर लेना है। अब सेकंड पे हमारे पास क्या है, एज लेंथ। तो एज लेंथ से रिलेटेड आप लोगों ने 3 पॉइंट्स याद कर लेना है, ठीक है, इस फार्मूले से रिलेटेड। यानी इसमें हमारे पास 2 इक्वल होगा, 3 अनइक्वल होगा और इस तरह 2 कार्बन अनइक्वल होगा। अब इसका क्या मतलब, देख ले, क्यूबिक में हमारे पास जो फर्स्ट 1 2 होंगे, क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल, ये इक्वल होंगे एज लेंथ से रिलेटेड। अब 3 अनइक्वल, इससे क्या मतलब, यानी मोनोक्लोनिक से लेकर ऑर्थोरोम्बिक तक हमारे पास क्या होंगे, एज लेंथ 3 अनइक्वल होंगे, यानी ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और इस तरह पेयर सेकंड और पेयर थर्ड। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है, 2 कार्बन अनइक्वल। अब देख लास्ट 2 के लिए, टेट्रागोनल और इस तरह हेक्सागोनल में हमारे पास जो कार्बन होगा वो क्या होगा, अनइक्वल, यानी ए इज इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, और इस तरह सेकंड वन ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू नॉट सी, यानी सी इज इक्वल टू नॉट बी। तो हमारे पास ये एज लेंथ से रिलेटेड आप लोगों ने ये पॉइंट्स भी याद कर लेना है। अच्छा, थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, इंटरफिशियल एंगल, यानी अल्फा बीटा एंड गामा। इसके लिए आप लोगों ने वर्ड याद कर लेना है, और वर्ड्स क्या है, GEEUBGE, GEEUBG। अब इसका क्या मतलब, ई से आता है रिवर्स, आप लोगों ने याद कर लेना है। ई से आता है इक्वल, ठीक है, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, ये कितने एंगल के बराबर होगा, 90। अब इस तरह जी से गामा। अब सेकंड में देख ले स्टूडेंट, अल्फा इज इक्वल टू बीटा तो बराबर होगा 90, लेकिन गामा जो होगा वो 90 के बराबर नहीं होगा। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने क्या कर लेना है, नोट्स कर लेना है। अब थर्ड में देख ले, थर्ड में हमारे पास जो बीटा होगा वो 90 के बराबर नहीं होगा, यानी अल्फा इन गामा 90 के बराबर तो होगा, लेकिन जो बीटा होगा वो 90 के बराबर नहीं होगा। अब फोर्थ वन पे हमारे पास क्या है, यू, यू से मतलब अनइक्वल। फोर्थ वन पे हमारे पास क्या आता है, ट्राइक्लिनिक। अब इसमें देख ले हमारे पास अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, यानी ये 90 के बराबर नहीं होगा। तो इस तरह आप लोगों ने फिफ्थ वन पे, सिक्स वन और पेयर, यानी इसमें इक्वल होगा, फिर इक्वल। आप देख ले, इक्वल अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, ये 90 के बराबर, फिर 90 के बराबर, और लास्ट में हमारे पास ये भी याद कर लेना है, जो गामा होगा वो 90 के बराबर 122 एंगल के बराबर होगा। तो ये था इंटरफिशियल एंगल से रिलेटेड, इस तरह आप लोगों ने याद कर लेना है। अब ये आप लोगों ने किस तरह अप्लाई कर लेना है एमसीक्यूज पे। तो डियर स्टूडेंट, अगर इससे रिलेटेड एमसीक्यू किया तो याद रहो, क्रिस्टल सिस्टम से आप लोगों को 3 टाइप ऑफ एमसीक्यूज दे सकता है। एक तो ये कि आप लोगों से नेम के बारे में पूछा जा सकता है, दूसरा एज लेंथ के बारे में, और तीसरा इंटरफिशियल एंगल के बारे में। तो तीनों पॉइंट्स आप लोगों ने याद कर लेना है, जिस तरह यहाँ पे हमने डिस्कस किया। अब देखिए यहाँ पे अप्लाई कर ले, एमसीक्यूज भी क्या गिवन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम हैव डैश। वो कौन सा सिस्टम है जिसमें हमारे पास ये वाला क्या हो, इंटरफेशियल एंगल हो, एक्सेप्ट वो कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट एक्सेप्ट की बात हो रही। तो ऑप्शन को देख ले, तो ऑप्शन में हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, क्यूबिक या ऑर्थोरोम्बिक, या ऑप्शन नंबर सी रोम्बोहेड्रल, या ऑप्शन नंबर डी टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट, रोम्बोहेड्रल में ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो ये तो लेंथ के बारे में, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, बीटा इज इक्वल टू गामा, ठीक है, जब ये हमारे पास 90 हो, ठीक है। और इसके अलावा कौन से ऑप्शन होंगे, तो वो हमारे पास है रोम्बोहेड्रल। चूंकि इस यहाँ पे मैंने रीड कर इसी वजह से, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कौन सा करें। तो गामा हमारे पास 90 के जब बराबर नहीं हो
तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, रोम्बोहेड्रल। बाकी में देख ले हमारे पास ये 90 के बराबर होगा, क्यूबिक में देख ले 90 के बराबर है, ठीक है। फिर आता है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक पे आ जाए तो ये भी 90 के बराबर आ रहा है। फिर हमारे पास टेट्राहेड्रल, अब टेट्राहेड्रल को देखो ये भी 90 के बराबर है। तो इट्स मीन कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा डिस्टेंस आप लोगों ने किस तरह याद कर लेना है एंट्री टेस्ट के लिए, इस तरह तो आप लोग इतना बड़ा तो नहीं लग सकते स्टेज, तो आप लोगों ने 3 पॉइंट्स याद कर लेना है। क्रेम टूथ एज लेंथ 2 equal 3 अनइक्वल पे 2 कार्बन अनइक्वल, अगर इससे रिलेटेड हम सीखेगा। फिर एंगल के लिए आप लोगों ने GEEUBGE आप लोगों ने याद करना है, यानी इस इक्वल फिर इस तरह हमारे पास गामा 90 के बराबर नहीं होगा, फिर बीटा और इस तरह फिर अनइक्वल और फिर इक्वल इक्वल और फिर लास्ट में हमारे पास जो गामा होगा वो 120 के बराबर होगा। तो इससे रिलेटेड जिस तरह भी एमसीक्यूज आ जाए आप लोग बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो, लेकिन शर्त यह कि आप लोग इसमें प्रैक्टिस कर ले और कम से कम 2-3 बार इसको क्या कर ले, रिवाइज कर ले और रिपीट कर ले या लिख ले। ओके तो ये था एमसीक्यूज नंबर 10 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 की। एमसीक्यूज नंबर 9, अब एमसीक्यूज नंबर 9 में क्या गिवन है, सबसे पहले एमसीक्यूज को पढ़ लेते हैं। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी एज डैश। Option number A 1.12 dm3, option number B 2.24 dm3, option number C 22.4 dm3 and option number D 24 dm3। अब ऑप्शन को देख ले डियर स्टूडेंट, यहाँ पे dm3 की बात हो रही है, तो इसमीन के हमसे क्या मांगता है क्वेश्चन में, वॉल्यूम। अच्छा क्या मांगता है, वॉल्यूम। अब द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। अब सबसे पहले वॉल्यूम से रिलेटेड आप लोगों ने 2 पॉइंट्स याद कर लेना है। अगर एसटीपी में पूछा जाए या दूसरा क्या है, रूम टेम्परेचर, तो एसटीपी के लिए हमारे पास क्या वैल्यू है, 22.4 dm3 और रूम टेम्परेचर के लिए 24 dm3। तो ये 2 पॉइंट्स आप लोगों ने याद कर लेना है। मे बी नेक्स्ट टाइम एसटीपी के बजाय आरटीपी पूछा जाए तो फिर ये वाला फिगर क्या कर लेना है, पुट कर लेना है। अच्छा 2 फार्मूला आप लोगों ने यूज कर लेना है। सबसे पहले फार्मूला ये है, अगर आप लोग इस फार्मूले के तहत कर ले तो आप भी कर सकते हो। किस तरह, N इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एसटीपी, ठीक है। अब पास क्या फार्मूला, अब क्वेश्चन में क्या मांगता है, वॉल्यूम, तो आप लोगों ने किस तरह फाइंड आउट कर लेना है। एसटीपी हमारे पास कितना है, 22.4, वॉल्यूम मांगता है, एन को आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है। एन मतलब मोल गिवन मास, यानी क्वेश्चन के अंदर जो मास गिवन हो, डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब गिवन मास कितना है, वो है 3.2 ग्राम, 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, आपको पता है 32, यानी O2, ठीक है। अब 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आता है, 32। तो मोलर मास कितना है ऑक्सीजन का, 32। आप लोग सिंपल क्या कर ले, इसको खत्म कर ले इशारे और इसके साथ क्या कर ले, 10 को मल्टीप्लाई कर ले, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको कट कर ले तो 1 डिवाइड बाय 10, अब इससे आ जाएगा 0.1, तो n हमारे पास कितना आ गया, 0.1। अब यहाँ पे आप लोग पुट कर ले, 0.1 बराबर है v डिवाइड बाय 22.4। अब सिंपल आप लोग क्या कर ले, क्रॉस कर ले, 22.4 मल्टीप्लाई बाय 0.1 बराबर है v, ठीक है। हमने वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लेना। अब सिंपल आप लोगों ने क्या कर लेना है, इशारे को खत्म कर लेना है, तो इशारे के नीचे 10 लगाएंगे, इस तरह इसके नीचे भी 10 लगाएंगे, ठीक है। तो आप इशारा खत्म हो गया, तो आप मल्टीप्लाई कर ले 224 डिवाइड बाय 100। अब सिंपल आप लोग डिवाइड कर ले, तो ये हमारे पास 224 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, 24 आ जाएगा, तो इशारे लगाएंगे, इशारे के बाद हमारे पास फिर 0 लगाएंगे, तो फिर 2 आ जाएगा, दोबारा से मल्टीप्लाई, फिर हमारे पास 60 और फिर इस तरह अगर आप मल्टीप्लाई कर ले 400, तो 2.24 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। अब ऑप्शन में देख ली कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह सिंपल कंपैरिजन के थ्रू भी आप लोग कर सकते हो। चैप्टर 1 के अंदर आप लोग अगर इस तरह एमसीक्यूज आ जाए तो आप कंपैरिजन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। किस तरह, अब देख लिया एमसीक्यूज में क्या गिवन है, 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। तो सबसे पहले आप लोगों ने मॉलिक्यूलर मास लिखना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारे पास ऑक्सीजन का, वो है 32 ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम में हमारे पास एसटीपी कितने होते हैं, 22.4 dm3।
22.4 DM3। अब गिवन में क्या गिवन है, अब आंसर में हमारे पास क्या गिवन है, 3.2 ग्राम। तो 3.2 ग्राम इज इक्वल टू एक्स। आप लोगों ने सिंपल क्या कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। तो इससे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 2.24 DM3। तो ये था हमारे पास शॉर्टकट तरीका। ठीक है, इस तरीके से भी आप लोग आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो, और इसके अलावा जो पहले मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया वो भी आप लोग कर सकते हो। तो ये था हमारे पास MCQs नंबर 9। नंबर 11 में क्या गिवन है, कंपाउंड हैविंग लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज डैश। ऑप्शन नंबर ए कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी बेंजीन एंड ऑप्शन नंबर डी एसिटिक एसिड। तो डियर स्टूडेंट ये थोड़ा ट्रिकी एमसीक्यूज है, क्योंकि हर कंपाउंड के लिए तो आप लोग इसके बॉइलिंग पॉइंट याद नहीं कर सकते, जिस तरह यहाँ पे मैं लिख लूँ। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4। फिर नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन यानी C6H6। थर्ड वन हमारे पास क्या है, इथाइल अल्कोहल, या इसको इथानॉल भी कहते हैं, C2H5OH सिंपल। इसके अलावा एसिटिक एसिड CH3COOH। अब इसके लिए हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए वो है 76C। इस तरह अगर बेंजीन के लिए आप लोगों ने याद किया हो तो वो है H1.1 या 81। और इस तरह इथाइल अल्कोहल के लिए आप लोगों ने याद किया होगा 78 या 77.9C। और इस तरह एसिटिक एसिड के लिए आप लोगों ने याद किया होगा 117.9 या 118C। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। अब इससे रिलेटेड आप लोगों के लिए तो इजी होगा आंसर को फाइंड आउट कर लेना। सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। लेकिन हर स्टूडेंट्स को तो ये नहीं पता कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है, तो इसके लिए फिर आप लोगों ने किस तरीके से ट्रिक्स को फॉलो कर लेना है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों ने ऑप्शन को देख लेना है। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या गिवन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड। अब देख ले, जो इथाइल अल्कोहल है या एसिटिक एसिड है, ये दोनों, इसमें हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता है, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो इसके अंदर हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है एज कंपेयर टू अदर कंपाउंड। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये दो ऑप्शन हमारे पास क्या हो गए, डिलीट। अब रहते हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देख ले ऑप्शन नंबर ए और सी को, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन को। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर। और नॉन पोलर से मतलब कि इसके अंदर हमारे पास कौन से फोर्सेस होंगे, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब देख लो, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के रिलेटेड आप लोगों ने बहुत से पॉइंट याद किए होंगे। एक पॉइंट ये भी है कि इसके अंदर हमारे पास जो एटम की तादाद होगा, जिसमें ज्यादा होगा उसके अंदर हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कार्बन के देख ले एटम, और इस तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर एटम्स को देख ले, तो सबसे ज्यादा किसके अंदर है, क्या एटम है, वो है बेंजीन। तो इस मीन कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है एज कम्पेयर टू कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन का ज्यादा है एज कम्पेयर टू टेट्रा। तो हमारे पास लोवेस्ट किसका होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो फिर आप लोगों ने इस तरीके से क्या, लोवेस्ट या हाईएस्ट बॉन्ड को फाइंड आउट कर लेना है। और इसमें आप लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को भी स्टडी कर लेना है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है वो ये इस एमसीक्यूज में हम डिस्कस कर लेंगे, एमसीक्यूज नंबर 12 में। अब एमसीक्यूज नंबर 12 को आप लोग देख ले, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर की बात हो रही है। ठीक है, हमारे पास कौन सा पेयर होगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा एक दूसरे के साथ। तो डियर में सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड आप लोगों ने 2-3 पॉइंट्स याद कर लेने। फर्स्ट वन पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके अंदर होगा, जिसमें हमारे पास FON फून होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट। तो इसी वजह से ये क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसके लिए एक और कंडीशन ये भी है कि ये मस्ट
क्या सेकंड जो मॉलिक्यूल होगा उसके साथ अटैच होगा। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए आप लोगों ने एक और ट्रिक्स भी याद कर लेना है, वो क्या है, हाइड्रोजन जिसमें हमारे पास OH, ठीक है, OH या NH और थर्ड वन NH2 ये होगा, तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और थर्ड वन जिसमें हमारे पास लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर विद हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, विद हाइड्रोजन बॉन्ड जो लीस्ट होगा, लीस्ट विल बी फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दोस्तों आप लोगों ने ये 3 पॉइंट्स याद कर लेने हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड। एक जिसमें हमारे पास फून यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दूसरा ये ग्रुप यानी OH या NH या NH2, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और थर्ड वन हमारे पास लोन पेयर विद हाइड्रोजन बॉन्ड एट लीस्ट विल बी फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने याद कर लेना। अब देख लिया ऑप्शन नंबर ए, मीथानॉल इन इथानॉल, ये आपस में क्या हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। अब इसी टोन की अगर हम बात करें, ठीक है, यानी प्रोपेनॉन और इस तरह कीटोन, तो ये दोनों ऑप्शन हम क्या कर लेंगे, डिलीट कर लेंगे, क्योंकि इसी टोन में हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है, COO और फिर इस तरह RR, ये कौन सा वाला फंक्शन ग्रुप है, कीटोन का। तो इसमें हमारे पास फ्रीली हाइड्रोजन एटम नहीं होते, तो दोस्तों ये दोनों हमारे पास तो क्या हो गए, डिलीट हो गए। अब थर्ड वन जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, टर्शियरी अमाइन एंड H2A, तो इसमें हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने एक और पॉइंट्स भी याद कर लेना है, जो टर्शियरी अमाइन होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता इटसेल्फ, लेकिन जब वो वाटर के साथ क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए, तो वो हमारे पास फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने टर्शियरी अमाइन के बारे में पढ़ा होगा कि ये हमारे पास क्या है, टर्शियरी अमाइन, और इसके साथ क्या होता है, लोन पेयर, और यहाँ पे लेट सपोज हम वाटर लिखते हैं, ठीक है। अब N के दरमियान जो बॉन्ड है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना सकता है। तो इसमें कि हमारे पास जो टर्शियरी अमाइन है वो वाटर के साथ बॉन्ड बना सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो क्वाटर्शियन अमाइन होता है वो न तो वाटर के साथ बॉन्ड बना सकता है या न इसके अलावा खुद यानी इटसेल्फ भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। तो आप लोगों ने ये पॉइंट्स भी याद रखना है क्वाटर्शियन अमाइन के बारे में। ओके, एमसीक्यूज नंबर 13, एमसीक्यूज नंबर 13 में क्या गिवन है, एमसीक्यू नंबर 13 को देखिए स्टूडेंट, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ यूरेन, तो इसका कौन सा करेक्ट फार्मूला होगा, ऑप्शन नंबर ए C3H3O C4H3, ऑप्शन ओ सी, ऑप्शन नंबर सी C4H4, ऑप्शन नंबर डी C3H5O। तो डियर स्टूडेंट यहाँ फ्यूरेन के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्यूरेन, यहाँ पे आप लोग इस तरह सिंपल भी याद कर सकते हो, F मीन 4, ठीक है, F मीन 4। अब 4 से क्या मतलब, 4 कार्बन और हर कार्बन के साथ पेयर 4 हाइड्रोजन होगा, ठीक है, 4 हाइड्रोजन, और इसके अलावा 1 ऑक्सीजन। यानी इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है, ठीक है, इसके साथ लोन पेयर। तो यहाँ पे कार्नर पे कार्बन होगा और हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा। तो इसमें के हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, C4, ठीक है, C4H4NO। तो हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, एमसीक्यूज नंबर 14 में क्या गिवन है, रट्टा बेस एमसीक्यूज है, हेबर प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। सबसे पहले आप लोगों ने ये भी याद कर लेना कि हेबर्स प्रोसेस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया के लिए, और इसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने याद कर लेना है जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 4245 C, ठीक है, टेम्परेचर। तो आप लोगों ने याद कर लेना है। और इसके अलावा अगर प्रेशर यानी एटम की बात करें तो प्रेशर आप लोगों ने याद कर लेना है 200 to 300, ये क्या है इसकी प्रेशर यानी ATM, ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है। और इससे रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ इसके जो कंपैरिजन हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों ने ये क्या कर लेना है, याद कर लेना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 15 की तरफ। MCQs number 15, MCQs number 15 में क्या गिवन है, if ionic product is less than Kp, the solution is dash, option number A, the solution will be saturated, option number B, solution will be supersaturated, option number C, PPT will occur, option number D, no PPT will occur। तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए मैं आप लोगों के साथ 3 पॉइंट्स शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों ने ये याद कर लेना है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। अब MCQs में क्या गिवन है,
इफ आयोनिक प्रोडक्ट इज लेस देन Ksp, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आयोनिक प्रोडक्ट, आयोनिक प्रोडक्ट। अब I मीन आयोनिक, P मीन प्रोडक्ट। जब आयोनिक प्रोडक्ट क्या हो, लेस देन Ksp हो, ठीक है। अब इस साइन को आप लोगों ने किस तरह से याद कर लेना है, ये जो हमारे पास राइट हैंड है इस मीन ये स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो इस मीन कि ये हमारे पास क्या है, हायर के लिए, ठीक है, ग्रेटर के लिए, और ये स्मॉलर के लिए। तो ये मतलब ये कि हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड, स्मॉलर। इफ आयोनिक प्रोडक्ट इज स्मॉलर देन Ksp, ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने याद कर लेना है, जब हमारे पास आयोनिक प्रोडक्ट इक्वल ऑफ Ksp, और थर्ड पॉइंट आप लोगों ने याद कर लेना है, जब आयोनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन Ksp। अब सबसे पहले हम एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। जब हमारे पास आयोनिक प्रोडक्ट लेस देन Ksp, तो हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद कर लें, यानी नो पीपीटी अकर। एक तो ये नो पीपीटी अकर, दूसरा ये हमारे पास क्या होगा, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसकी जो सोल्यूशन होगा वो अनसैचुरेटेड होगा। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, जब आयोनिक प्रोडक्ट बराबर हो किस चीज का, Ksp का, तो इसमें हमारे पास पीपीटी तो बन जाएगा साल्ट पीपीटी, ठीक है, साल्ट पीपीटी। और इसके साथ साथ ये हमारे पास क्या होगा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सो सैचुरेटेड। अच्छा, थर्ड पॉइंट आप लोगों ने याद कर लेना है, जब आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन Ksp, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। और इसके अंदर हमारे पास पीपीटी अकर, पीपीटी अकर। तो डिस्टेंट आप लोगों ने ये 3 पॉइंट्स याद कर लेना है। जब आयोनिक प्रोडक्ट लेस देन Ksp हो तो नो पीपीटी अकर, हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो अनसैचुरेटेड। इस तरह जब बराबर हो सोल्यूशन अकर होगा लेकिन साल्ट वाले फॉर्म में, और ये हमारे पास क्या होगा, सैचुरेटेड। और तब थर्ड पॉइंट याद कर लेना, जब आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन Ksp, इसमें हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा और इसके अंदर पीपीटी अकर हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने याद कर लेना है। मे बी नेक्स्ट टाइम इसके बजाय क्या पूछा जाए, इफ आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन Ksp या इफ आयोनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू Ksp, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है एमसीक्यूज नंबर 16। एमसीक्यूज नंबर 16, फॉर चेंज n इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर ए Kp इज इक्वल टू Kn, ऑप्शन नंबर बी Kp इज नॉट इक्वल टू Kn, ऑप्शन नंबर सी Kp इज ग्रेटर देन Kn, एंड ऑप्शन नंबर डी Kp स्मॉलर देन Kn। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आप लोगों ने याद कर लेना है, जो नंबर ऑफ मोल होता है वो रिएक्टेंट बराबर होता है प्रोडक्ट का, यानी चेंज n हमारे पास किस चीज के बराबर होगा, चेंज n इज इक्वल टू 0, ये बराबर होगा Kp इज इक्वल टू Kx इज इक्वल टू Kc इज इक्वल टू Kn। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है। जब हमारे पास चेंज n इज इक्वल टू 0, तो Kp बराबर होगा Kx का, इस तरह Kx बराबर होगा Kc का, फिर Kc बराबर होगा Kn का। अब देख ले हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, फॉर चेंज n इज इक्वल टू 0 Kp इज इक्वल टू Kn, तो Kp किसका बराबर है, Kn का। नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह पूछ जाए कि Kp बराबर है Kx का या Kx बराबर है Kc का, इस तरह Kc बराबर है Kn और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, तो आप लोगों ने फिर कौन सा ऑप्शन को करेक्ट कर लेना है, ऑल ऑफ दिस को। लेकिन यहाँ पे हमारे पास चूंकि ऑप्शन नंबर ए गिवन है, करेक्ट है, तो आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए पे जाना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज नंबर 17। एमसीक्यूज नंबर 17 में क्या गिवन है, रिएक्शन दैट फॉलो थर्ड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक इज डैश, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ऑप्शन नंबर सी गैस फेज ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड ऑप्शन नंबर डी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों ने इसका क्या कर लेना, इक्वेशन भी लिखना है, इक्वेशन की तरह आप लोग सोल्व कर सकते हो। किस तरह, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है चैप्टर्स के अंदर। तो जब हम किस चीज़ का ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO2 का, जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, NO2, 2NO2। आप लोगों ने इसको बैलेंस कर लेना है, ठीक है।
अब इसके लिए हमारे पास जो रेट ला है वो किस चीज़ के बराबर है, आप देख ले NO2, इसका जो कोफिशिएंट है आप लोगों ने पावर के फॉर्म में लिखना है। फिर हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1, तो इट्स मीन कि हमारे पास 2 + 1, 2 + 1 = 3, तो इट्स मीन कि हमारे पास कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, MCQs नंबर 18, MCQs नंबर 18 में क्या गिवन है, सबसे पहले आप लोग MCQs को अंडरस्टैंड कर लें। एस कंपेयर, ठीक है, कंपेरिजन की बात हो रही है, टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक्स की बात हो रही है, ठीक है। एक्सो और एंडो, इन दोनों के दरमियान क्या हो रहा है, कंपैरिजन। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा या ग्रेटर, तो हमारे पास कब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आप एक्सो और एंडो के लिए सबसे पहले आप लोगों ने ग्राफ को अंडरस्टैंड कर लेना है, ठीक है। ग्राफ्स के थ्रू आप लोगों को समझ आ जाएगा कि किस तरह इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर होता है या स्मॉलर। तो एक्सो के लिए हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो इस तरह बनता है, ठीक है, ये एक्सो के लिए, और एंडो के लिए नीचे की तरफ ऊपर। अब देख ले एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी देख ले और यहाँ पे देख ले, अब सबसे ज्यादा किस में है, एक्सो में है या एंडो में है, तो इट्स मीन कि हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो एंडो में ज्यादा है। अब ऑप्शन को देख ले, ग्रेटर एक्टिवेशन एनर्जी या स्मॉलर एक्टिवेशन एनर्जी या इक्वल एक्टिवेशन एनर्जी या नो इक्वल एक्टिवेशन एनर्जी एज कंपेयर टू एंडोथर्मिक रिएक्शन। इट्स मीन कि एंडो की बात हो रही है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा वो ग्रेटर होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है, MCQs नंबर 19, MCQs नंबर 19, 7 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डैश। ऑप्शन नंबर ए जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ऑप्शन नंबर ए जूल पर केल्विन, इस तरह जूल मोल पर केल्विन, ऑप्शन नंबर डी किलो जूल पर मोल। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने हीट कैपेसिटी के रिलेटेड आप लोगों ने 2 टाइप ऑफ MCQs याद कर लेने हैं। एक होता है हीट के लिए, ठीक है, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और दूसरा हमारे पास होता है हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पे क्या गिवन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए आप लोगों ने 7 इंटरनेशनल यूनिट जो याद कर लेना है वो हमारे पास क्या है, जूल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है, जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है स्पेसिफिक हीट के लिए, वो है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर हीट कैपेसिटी के लिए पूछा जाए तो फिर हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, फिर हमारे पास होगा जूल पर ग्राम, ठीक है, सॉरी जूल पर केल्विन। तो हीट कैपेसिटी के हमारे पास फिर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम चलते हैं MCQs नंबर 20 में क्या गिवन है, प्रोसेस इन्वॉल्विंग सॉलिड एंड लिक्विड हैव देयर डैश। तो इसके लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो डियर स्टूडेंट, सॉलिड और लिक्विड के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो कंडीशन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, यानी चेंज एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ये वाला कंडीशन। ये किस चीज के लिए होता है, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए, लेकिन डियर स्टूडेंट अगर गैस के लिए पूछा जाए तो आप लोगों ने फिर किस तरह सॉल्व कर लेना है। तो गैस के लिए हमारे पास जो कंडीशन आता है वो चेंज एच इज इक्वल टू बराबर है चेंज एनर्जी प्लस चेंज प्रेशर इज इक्वल टू चेंज वॉल्यूम। तो ये हमारे पास किस चीज के लिए है, गैसेस के लिए, ठीक है, या इसके अलावा चेंज ए के नीचे यानी प्लस इसके यहाँ पे NRT भी लिख सकते हो, ठीक है, गैस के लिए। मे भी ये भी पूछा जाए आप लोगों से MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो सॉलिड के लिए आप लोगों ने याद कर लेना है
चेंज एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। और अगर गैस के लिए पूछा जाए तो फिर आप लोगों ने ये वाला स्टेटमेंट याद कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट वन एमसीक्यूज जो हमारे पास है वो है एमसीक्यूज नंबर 21। एमसीक्यूज नंबर 21 में क्या गिवन है? एन रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विद KMnO4 इन एसिडिक मीडियम इज डैश। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, रिएक्शन को लिखना है। ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड जब हम रिएक्ट कर लेते हैं KMnO4 के साथ, पोटाशियम परमैंगनेट, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि सल्फर डाइऑक्साइड का क्या फंक्शन है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को पता है कि मैंगनीज का हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है? +7, और सल्फर का क्या है? +4, यानी 2 माइनस इसका -2, 2 - 2 अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 4, तो इसमें हमारे पास सल्फर का कितना आ रहा है? +4। अब सल्फर यहाँ पे हमारे पास क्या है? और KMnO4, तो KMnO4 जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होता है, यानी यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें कि ये हमारे पास क्या करेगा? रिडक्शन, और ये ऑक्सीडेशन। अब सल्फर का क्या काम होगा? सल्फर क्या करेगा? सल्फर डाइऑक्साइड KMnO4 को क्या कर लेगा? KMnO4 को हमारे पास क्या कर लेगा? रिड्यूस कर लेगा। अब यहाँ पे देख लो, ऑप्शन नंबर बी में गिवन है सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूस KMnO4। ये क्या कर लेता है? KMnO4 को क्या कर लेता है? रिड्यूस कर लेता है। तो इसमें कि हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ये लास्ट एमसीक्यूज रहता है इस पार्ट्स का, वो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों ने इसका खुद आंसर देना है, ठीक है। एमसीक्यूज बहुत आसान है। एमसीक्यूज में क्या गिवन है? जब हम जिंक को डिस्प्लेस कर लेते हैं कपर फ्रॉम ए सोल्यूशन बिकॉज ऑफ डैश। ऑप्शन नंबर ए, एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक इज हायर देन दैट ऑफ कपर। ऑप्शन नंबर बी, जिंक हैज हायर रिडक्शन पोटेंशियल देन कॉपर। ऑप्शन नंबर सी, जिंक इज मोर सोल्यूबल। एंड ऑप्शन नंबर डी, जिंक है स्मॉलर रिडक्शन पोटेंशियल देन कॉपर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? आप लोगों ने जाना है वैल्यू पे, जिसका वैल्यू स्मॉलेस्ट होगा तो वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देख ली किसका स्मॉलेस्ट आ रहा है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर डी।